Hello dear students, once again welcome back to the MK Jain classes, and today we are going to start with a new chapter and named evolution. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आप लोग बोलते हो बहुत बोरिंग और बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है. इट इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. तो इस चैप्टर को बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह सुनते चले जाएंगे और आपको कब पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर ख़त्म हो गया एंड एट द एंड यू विल रियलाइज इट वाज क्वाइट इजी. तो इसको कभी भी हमें डिफ़िकल्ट लेके नहीं चलना है. ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ. इसको इजी बनाने के लिए सिर्फ आपको मेरे साथ एक काम करना पड़ेगा कि डेली के डेली आपको लेक्चर जो है 1 बाय 1 सीरीज़ में इसका देखना पड़ेगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए और आपको चैप्टर में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना आए, ना तो अंडरस्टैंडिंग में और ना ही लर्निंग में. गॉट इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एवोल्यूशन. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है, बेटा व्हाट डज एवोल्यूशन मीन? एवोल्यूशन होता क्या है ना. बहुत सारे बच्चे तो, बहुत सारे, मैं कहूँगी 5 to 10% क्लास में अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 5 to 10% आई एम श्योर उन्हें यही नहीं पता होगा. ये एवोल्यूशन 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 वर्ड बहुत बार आता है, बट व्हाट डज एवोल्यूशन मीन्स? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस. कि हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहा है? जितनी बार कोई, मतलब कोई भी आप एक ट्रेंड ले लीजिए, कोई भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरा के बाद चौथा आया. आप अपने फ़ोन्स का ही ले लीजिए. पहले सिंपल CDMA फ़ोन्स होते थे, है ना, GSM. फिर हमारे ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आ गए. इनमें भी देखो कितनी तरक्की, प्रो आ रहा है, प्रो मैक्स आ रहा है. तो हर चीज़ क्या आ रही है? जो एक के बाद दूसरी आई तो वो उसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है विद लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस आ रहा है. मतलब जो नया आ रहा है वो पहले वाले से बेहतर है. तो क्या हो रही है? ये जो फ़ोन्स, ये जो मोबाइल फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ, है ना, क्योंकि आप सब लोगों की बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, उसके बिना तो ना आपको नींद आती है ना आपका खाना नीचे उतरता है, बेटा मुझे सब पता है. तो फ़ोन्स का ही एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कभी बिल्कुल ओल्ड टाइप के पुराने सिर्फ फ़ोन्स को देखिए, सिर्फ नंबर डायल किया, हेलो, बात हुई, दैट्स इट. और आज के फ़ोन्स को अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो कितने स्मार्ट हैं, क्या कुछ नहीं आप फ़ोन के अंदर कर पा रहे हो. सब कुछ, पूरी दुनिया है ना, दुनिया मुट्ठी में, यही होता है ना. तो अब ये फ़ोन क्या थे? वो पुराना फ़ोन, उससे फिर धीरे 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 रिक्वायरमेंट बढ़ी कि नहीं सिर्फ फ़ोन से काम नहीं चलेगा, किसी को अगर रिटर्न मैसेज भेजना है, चलो मैसेज वाला आ गया. अरे फ़ोन के साथ साथ अगर पिक्चर और ये क्लिक कर दे तो मज़ा आ जाएगा, चलो फ़ोन में कैमरा भी डाल दिया गया. फिर जी हमारी ईमेल भी हो जाए, हमारा ये भी हो जाए, हमारा वो भी हो जाए. बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने लगी और हम फ़ोन को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते चले गए. तो उसका एक के बाद दूसरा वर्जन आया, वो पहले वाले से बढ़िया था. उससे नेक्स्ट वाला आया, उसमें एक्स्ट्रा अलग फीचर थे, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, बढ़िया 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 करते. और देखो हम लोग कहाँ पहुँचे, और अभी पहुँचे नहीं, अभी तो पहुँचना बाकी है. बहुत सारी मॉडिफिकेशंस चल रही है. तो ये क्या हो रही हैं? ये एवोल्यूशन हो रही है. ऐसा ही लिविंग बींग्स में, या हम कहेंगे लाइफ फॉर्म्स में भी ऐसा ही एवोल्यूशन हुआ था. पहले कभी बहुत सिंपलर फॉर्म अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी. उसके बाद उस सिंपलर फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए, कुछ अडेप्टेशंस हुई, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई. वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई. कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि वो इस अर्थ के चेंजिंग एटमॉस्फेयर पे जीने के लिए अपने आप को ज़्यादा फिट बना रही थी. तो ज़्यादा फिट बनाने के लिए उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ मॉडिफिकेशंस लानी पड़ी. तो वो अपनी पहली फॉर्म से बेटर हो गई. फिर और चेंज हो गया इन्वायरमेंट, मुझे इसके साथ और अच्छे से, इसके साथ बैलेंस बिठाना है और अच्छे से एडजस्ट होना है, तो मुझे और मॉडिफिकेशन चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए. करते 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 स्ट्रक्चर, फॉर्म, लाइफस्टाइल, सब कुछ एक के बाद एक जो है लाइफ फॉर्म्स का चेंज होता चला गया. और वो क्या होती चली गई? मॉडिफाई. तो उनमें से कुछ एक स्पीशीज़ बन गई, फिर दूसरी बन गई, है ना. तो जैसे जैसे वो आगे मॉडिफाई होती रही, उनका जियोग्राफिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्पेसिफाइड एरिया पे होने लग गया, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ बनते चले गए. तो इस तरह से करते 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 हाईएस्ट लाइफ फॉर्म्स तक हम पहुंच गए. कहाँ से? फ्रॉम दी वेरी सिंपलर वन टू दी मोस्ट एडवांस लाइफ फॉर्म. तो इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन. और क्या ये हो चुकी है? बस वी आर दी अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ दी एवोल्यूशन? नहीं, अभी तो हमारे अंदर भी, हम तो अभी बने हैं, हम तो चल रहे हैं. अभी एवोल्यूशन कभी रुकती थोड़ी है, एवोल्यूशन चलती रहेगी, चलती रहेगी. हमारे अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, बाय द टाइम. क्योंकि देखो हमारे टाइम में कभी भी ऐसा ट्रेंड नहीं था. अभी मैं देख रही हूँ बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर, और बड़ी खुशी भी होती है देख के, 99.9%, 99.6%, 95, मतलब 95, अब अबव 90% मार्क्स तो ना बड़ी आम बात हो गई. और हमारे टाइम में कभी टॉपर्स
कोई कोई टॉपर ही 90 प्लस मार्क्स को टच कर सकता था, तो इतना ट्रेंड नहीं था। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जो हम 20 साल पहले, हम ही लोग थे आपसे पहले, है ना, जो हम थे, तो हम लोग उतने, आप जितने, मुझे नहीं लगता हम लोग की क्रेनियल कैपेसिटी थी कि हम लोग ये 90 प्लस मार्क्स कभी लेके आए हों। लाते थे बहुत कम टॉपर्स, उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़े ज़्यादा लोग लाने लगे, उससे ज़्यादा। अब तो मैक्सिमम में देख रही हूँ 90 प्लस का एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। तो क्या पता चल रहा है कि हमारे अंदर भी एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट मैं बता रही हूँ, सिर्फ इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आई थिंक सो एवोल्यूशन का एक मीनिंग आपको समझ में आया कि एवोल्यूशन क्या होती है, कि अब आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बट विद मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो क्या होगा, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग विद मॉडिफिकेशंस, है ना। या इसको हम और क्या लिखते हैं, डिसेंट। डिसेंट कौन सा है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, कि मॉडिफिकेशन हुए जा रही हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ज़्यादा मॉडिफाइड और पिछले से ज़्यादा बेटर लाइफ फॉर्म बनती चली हुई जा रही है। तो एक्चुअल में एवोल्यूशन है क्या, एवोल्यूशन क्या है बेटा, एक तरह का स्लो, एक तरह का इरिवर्सिबल, स्लो, यहीं पे लिख लेते हैं, और स्लो एंड इरिवर्सिबल, क्या हो रहा है आज, इरिवर्सिबल चेंजेस ओवर टाइम। तो स्लो और इरिवर्सिबल, और कैसे होंगे, स्लो सडन भी लिख सकते हो, स्लो हो गए, सडन हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, और इसमें क्या लिख सकते हो, कॉन्टीन्यूअस, स्लो, कॉन्टीन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस ओवर टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो एवोल्यूशन को अभी मैं इसका बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हम ज़्यादा अभी एवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, एवोल्यूशन एक दूसरी चीज़ है। सबसे पहले एवोल्यूशन तब होगा ना जब लाइफ फॉर्म्स होंगी। ये लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट कहाँ हुई, कहाँ पे हुई, ऑन दी अर्थ। पर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, ये अर्थ कैसे बनी है, अर्थ कहाँ बनी है, जब यूनिवर्स बना है तब अर्थ बनी है। ये यूनिवर्स कब बना है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है टॉपिक, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना है बेटा, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स ऐसे बना, ये बना, वो बना, बहुत सारी बेहुदा थ्योरीज थी। लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, दैट वाज द बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी हम सबको पता है, एज वी ऑल नो, क्या है बिग बैंग थ्योरी, कि पुराने टाइम में कभी अराउंड 200 नहीं, 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BYA। तो BYA मीन्स इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि मेरे को वर्ड बार बार लिखना पड़ेगा तो BYA। ऐसे ही मिलियन ईयर अगो लिखूंगी तो MYA मीन्स मिलियन ईयर्स अगो। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, यहाँ पे ना बेटा हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेट मैटर का एक मास था, जिसको हमने क्या कहा, कॉस्मिक मास। ये क्या प्रेजेंट था, कॉस्मिक मास या कॉस्मिक क्लाउड ऑफ अनडिटर्मिनेट मैटर। हमें पता ही नहीं था किस टाइप के मैटर का ये मास है, तो उसको हमने क्या कहा, कॉस्मिक मास या कॉस्मिक क्लाउड। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी ये थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द गैमो। तो गैमो ने क्या कहा कि ओल्डर टाइम में हमारे पास गैसेस का इनडिटर्मिनेट मैटर, जिसका हमें पता ही नहीं किस टाइप का वो मैटर था, उसका एक मास था, और उस मास वो बढ़ता चला गया, और फिर उसके अंदर क्या हुआ,
एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या हुआ बेटा? एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और उस थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ये जो कॉस्मिक मास था ना, ये बिखर गया इनटू छोटे 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 क्लाउड्स। इससे क्या बन गए? छोटे छोटे क्लाउड्स बन गए। और इन छोटे छोटे क्लाउड्स को हमने क्या कहा? दीज आर नोन एज दी नेब्यूले। तो ये जो कॉस्मिक क्लाउड था, जैसे ही इसमें थर्मो न्यूक्लियर क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, तो इससे क्या बन गए? छोटे छोटे मास बन गए, जिनको हमने क्या बोला? इनको हम बोलते हैं नेब्यूले। नेब्यूले, क्योंकि प्लूरल है तो नेब्यूले। और ये जो नेबुले थे ना बेटा, इनके पास क्या थे? इनके पास दो गैसेस प्रेजेंट थी। एक गैसेस थी हाइड्रोजन और एक गैसेस थी हीलियम। तो गैसेस के मास बन गई है। और वो गैसेस कौन सी थी? दीज मासेस वर रिच इन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जैसे जैसे फिर टाइम बीता, क्योंकि पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कितनी एनर्जी निकली होगी सोचो, कितना हाई टेम्परेचर होगा। फिर धीरे 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 काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे वो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होने लगा। एज दी टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और साथ में ग्रेविटेशनल पुल पिक्चर में आना शुरू हुआ। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पुल। कैसे कैलकुलेट करते हो ग्रेविटेशनल पुल को या ग्रेविटेशनल फोर्स को? प्रोडक्ट ऑफ दी टू मासेस, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी टू बॉडीज, मासेस ऑफ दी टू बॉडीज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये सब आपको पता ही होगा, आई थिंक सो मुझसे ज़्यादा पता, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो। तो ये हो गए बेटे नेबुले। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ा, ये जो दो गैसेस थी ना बेटा, दीज टू गैसेस स्टार्ट टू कंडेंस, और साथ में टेम्परेचर कम हो गया, साथ में ग्रेविटेशनल पुल आ गया। तो इन सब चीज़ों से क्या बननी शुरू हो गई बेटा? गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया। गैलेक्सीज फॉर्मेशन। पता है ना एक एक गैलेक्सी किस चीज़ से बनती है? उसके अंदर क्या होते हैं? गैलेक्सीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? गैलेक्सीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं सोलर सिस्टम्स। और सोलर सिस्टम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स। और हमारी गैलेक्सी, अब क्योंकि नेम आया हुआ है अब गैलेक्सी का, तो भाई हमें भी लेना पड़ेगा। हमारी गैलेक्सी क्या है? हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नेम है बेटा मिल्की वे, या जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी आकाश गंगा। आकाश गंगा। बिलियंस ऑफ स्टार्स, और उसमें सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक बड़ा प्लेनेट सेंटर में है। वो कौन है? जैसे हमारे यहाँ सन है, उसके आसपास पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं बाकी प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स भी हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, और इन सब से मिलके क्या बन रही है? गैलेक्सीज। तो ऐसे यूनिवर्स का जो है ओरिजिन हुआ। कब हुआ? अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर एगो। कैसे मान ले बेटा? देखो, इन चीज़ों के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस इन लोगों ने दिए, और वो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी हमारे स्कोप से बाहर है, तो हमें उतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो सिर्फ हमें क्या पता चला? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो एक तरह से अब ये सब चीज़ें आ गई पिक्चर में। अब सबसे, ये तो हो गई यूनिवर्स की बात। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। कब हुई? लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। और अभी अभी पीछे यूनिवर्स बना है ना, यूनिवर्स में गैलेक्सी बन गई, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बन गया, और सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट हम भी हैं, अर्थ। ठीक है, तो अब लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, बट लेकिन अर्थ कब ओरिजिनेट हुई? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ? कब हुआ बेटा? ध्यान से, ये डेटा हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 4.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ, अर्थ कब ओरिजिनेट हुई? 4.5 बिलियन ईयर एगो। एंड लाइफ ऑन अर्थ, origin of life on earth
लाइफ कब ओरिजिनेट हुई ऑन अर्थ? इट वॉज अराउंड 4 बिलियन ईयर एगो। मतलब कहने की क्या बात है, 0.5 बिलियन ईयर का डिफरेंस है। अर्थ के ओरिजिनेट होने के 0.5 बिलियन ईयर के बाद, या इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आई। पहले अर्थ बनी, पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम में एक अर्थ भी है, अर्थ ओरिजिनेट हुई, अर्थ के ओरिजिन के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब अर्थ पे ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई बेटा? सबसे पहला मुद्दा तो इस चैप्टर के अंदर यही है कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, हम एकदम से ऐसे नहीं कह सकते ऐसे ओरिजिनेट हुई। तो बेटा इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें एक ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा। क्या आई इस चीज़ की सपोर्ट में ना, कुछ थ्योरीज आई कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई होगी। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं हुई, उसको काटने वाले, उसको ऑब्जेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे कि नहीं ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। फिर उससे नेक्स्ट फैलो कि नहीं तुम्हारी भी थ्योरी गलत है, ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो ये ऐसे करते 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 क्या होता रहा, एक थ्योरी जब किसी ने दी, उससे बेटर थ्योरी उससे नेक्स्ट ने दी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ, उससे बेस्ट, उससे, तो करते 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 हम मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी तक आज के टाइम में पहुंच चुके हैं। तो वो पुरानी थ्योरीज जो हमें अभी मॉडर्न थ्योरी तक लेके आई हैं, तो वो पुरानी थ्योरी से ही हम लोग भी स्टार्ट करेंगे कि लोगों का क्या मानना था कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, हाउ लाइफ originated on earth। अच्छा हमारी एनसीईआरटी के अंदर स्टार को लेके भी बेटा एक लाइन लिखी हुई है, कुछ स्टार से रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ है ना कि जिस स्टार को आज आप देख रहे हैं वो एक पास्ट स्टार भी हो सकता है, कि मतलब कि वो स्टार आज प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी लाइट आप अभी देख रहे हैं। आपको पता है ना क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक स्टार है और ये दूसरा स्टार है, दो स्टार में आपस में डिस्टेंस अगर हमें देखना है, टू स्टार्स कैन बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है बेटा, इस डिस्टेंस को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, इन दी स्टेलर ईयर्स, ये लाइट ईयर्स जैसे हम बोलते हैं। अब सपोज कीजिए इस स्टार की लाइट, हम देखते हैं ना ये स्टार देखो कैसे चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, हमें क्यों चमकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइट उसके ऊपर गिर रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आ रही है, तो हमें वो दिख रहा है ना। आप लोग देखो अपने आसपास, अगर तो अंधेरा, एकदम अंधेरा, लाइट जाती है हमें दिखना क्यों बंद हो जाता है, बिकॉज नो रिफ्लेक्टिंग लाइट इज कमिंग इन टू आर आईज। अगर लाइट ऑन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाइट कहाँ पड़ रही है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उनके ऊपर आपके लाइट सोर्स से लाइट गिरी, वो लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई में आई, तो आपकी आई में उसकी इमेज बन रही है, उसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस की, जिस वजह से आप उस इमेज को इंटरप्रेट कर पा रहे हो, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो किस वजह से देख पा रहे हो, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। तो यहाँ पे भी अगर आप किसी स्टार को देख रहे हो, मतलब कि उस स्टार के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आईज में आ रही है। अब स्टार कैन बी फार अपार्ट, बहुत दूर है आपसे, बहुत दूर है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है आपसे। तो सपोज करो उस स्टार ने लाइट एमिट की, और वो लाइट एमिट करके और वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर था, तो पहुंचते 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 सपोज उसको सालों लग गए, हमें दिख रहा है कि अरे वो देखो वहाँ से लाइट आ रही है, वो लाइट आ नहीं रही, मतलब वो स्टार चमक रहा है। अब वो चमक रहा है क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आ रही है, अब वो लाइट आ रही है, मे बी वो स्टार तो अब शायद प्रेजेंट हो ही ना, मतलब वो स्टार ने अपनी लाइट एमिट कर दी, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते सालों लगे, मे बी उतने सालों में वो स्टार खत्म हो गया हो, तो वो स्टार आज वहाँ पे जिंदा ही ना हो। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर पास्ट स्टार जो लिखा हुआ, उनका कहने का मतलब ये है कि हेवनली ऑब्जेक्ट से लाइट, कई बार हेवनली ऑब्जेक्ट इतनी दूर हैं हम लोगों से कि उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज तक पहुंचने में बहुत लंबा डिस्टेंस, बहुत लंबा टाइम ले सकती है, इतना लंबा टाइम कि एक्चुअल में शायद वो हेवनली ऑब्जेक्ट अब वहाँ पे मौजूद हो ही ना स्काई के अंदर। ठीक है, तो बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, तो इसके सपोर्ट में वी हैव वेरियस थ्योरीज। तो हम अब वो थ्योरीज ही पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट वाज गिवन बाय, मुझे तो नेम ही नहीं याद, फादर
मुझे शायद उनका नेम नहीं याद आ रहा, अभी आ जाएगा टेक्स्ट में लिखते लिखते, तो आप लिख लीजिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको हम बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, अब इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, क्या कहती है? जैसे हम लोग नहीं मानते अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से, जैसे हम लोग हिंदूज क्या मानते हैं, जो सारी सृष्टि है इट वॉज मेड बाय ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा है जिन्होंने सबको पैदा किया, विष्णु है जो सबके पालन हारा है ना, पालन करता है, और महेश जो डिस्ट्रॉयर है। यही है ना, तो हम इन तीन को मान के चलते हैं कि इन तीनों ने, कि ब्रह्मा ने हमें लाइफ दी है, वो हमारे पिता हैं, उन्होंने मनु को, और वो साथ में क्या है मैं तो भूल ही गई, मनु और श्रुति है ना, ये दो चीज़ें, मतलब एक मेल और फीमेल को उन्होंने जो है ओरिजिनेट किया ऑन दिस अर्थ। ऐसे ही बेटा और सारे रिलीजन्स का भी मानना है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में लोग क्या बोलते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ ओरिजिनेटेड इन 6 days। क्रिश्चियंस का क्या मानना है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन 6 days, सिर्फ 6 days में लाइफ ओरिजिनेट हो गई। 1 से 5 दिन तो लगे लाइफ फॉर्म्स बनने में, छोटी मोटी छोटी, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस है ह्यूमन, तो ह्यूमंस ओरिजिनेटेड ऑन 6th day। ह्यूमंस ओरिजिनेटेड ऑन 6th day। ऐसे ही जैसे ये सिखिज़म वाले मानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सब कुछ बनाया है, क्रिश्चियन वाले मानते हैं जी इस तरह से कि एडम और ईव, वो बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट मेल था दैट वाज एडम, और जो फर्स्ट फीमेल थी दैट वाज ईव। और ऐसे ही हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से मनु एंड श्रद्धा, हाँ श्रद्धा थी, मनु एंड श्रद्धा, कि वो फर्स्ट मेल और फीमेल। तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है कि भगवान ने, ऑल आर क्रिएटेड बाय द गॉड, ऑल आर क्रिएटेड बाय द नेचर। मोस्टली लोग माइथोलॉजिकली इस चीज़ को मान के चलते हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उसके बाद बेटा हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। दूसरी आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्यूवियर। किसने दी थी बेटा ये थ्योरी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द क्यूवियर। और ये थ्योरी क्या बोलती है? इट वाज बेस्ड अपॉन द नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज पे बेटा ये थ्योरी बेस्ड थी। एक मिनट, हाँ, तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या बोलती? इट वाज गिवन बाय द क्यूवियर। और ये क्या बोलती है कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी होगी तो उस नेचुरल कैलामिटी से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ, सारी लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय होगी, और उसके बाद एक नई लाइफ फॉर्म दोबारा ओरिजिनेट होगी। किस चीज़ से? जो बचा खुचा मैटर अभी भी पड़ा हुआ है। चलो, इसी से मुझे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जो फाउंडर थे वो मुझे याद आ गए। तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय फादर सोरेज। तो फादर सोरेज ने कहा दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इन 6 days, और ह्यूमन जो आया है सबसे लास्ट 6 day पे। फिर कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी किसने दी? बाय क्यूवियर। क्यूवियर ने क्या कहा कि ऑल ऑफ अ सडन नेचुरल कैलामिटी आएगी एंड इट विल डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ फॉर्म्स। ऑल ऑफ सडन क्या होगा? नेचुरल कैलामिटी आएगी, समझ रहे हो ना, किसी भी टाइप का कोई डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसे हम प्रलय बोलते हैं ना। प्रलय तो आप समझते हैं कि प्रलय आएगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। तो ऑल ऑफ सडन नेचुरल कैलामिटी आएगी जो क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ फॉर्म्स। और फिर नई लाइफ ओरिजिनेट होगी फ्रॉम दिस, जो बचे हुए रिमेन्स हैं। न्यू लाइफ will originate from remains, कि जो यहाँ से जो रिमेन्स बचेंगे डिस्ट्रॉय होने के बाद, उनसे नई लाइफ ओरिजिनेट होगी, और वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से ओरिजिनेट होगी और डिफरेंट तरह की होगी। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादातर किस पे बात कर रही है?
ये ओरिजिन की तरफ कम ध्यान दे रही है और ये कैटास्ट्रोफिज्म, डिस्ट्रॉय, कैसे डिस्ट्रॉय होंगी लाइफ फॉर्म, उसके बारे में ज़्यादा बता रही है। तो दिस थ्योरी वाज नॉट पॉपुलरली एक्सेप्टेबल। उसके बाद बेटा थर्ड थ्योरी हमारे पास जो आती है दैट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ये जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। और ये थ्योरी किसने दी थी बेटा? ये थ्योरी दी थी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड वॉन हेलमोंट। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड वॉन हेलमोंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट और इन जैसे बहुत सारे और लोगों का क्या मानना था कि जो लाइफ है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी नॉन लिविंग मैटर। लिख देती हूँ मैं, इसका थ्योरी का क्या मानना था, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप कह सकते हो मड से, और हम कह सकते हैं मड हो गई रोटन मीट एटसेट्रा, कि इस तरह की चीज़ों से ओरिजिनेट हुई है लाइफ। किसका मानना था? इन लोगों का मानना था। आर मेंड्रिया भी इनके साथ एक होते थे, एक फेलो और थे जिनका नेम था आर मेंड्रिया। तो इन तीनों का क्या मानना था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी नॉन लिविंग मैटर। कैसे? अब जैसे इन्होंने क्या किया, वॉन हेलमोंट ने एक्सपेरिमेंट किया। वॉन हेलमोंट ने क्या किया, एक पोट लिया बेटा, उस पोट के अंदर इन्होंने क्या डाला, उस पोट के अंदर इन्होंने डाला व्हीट ब्रैन। समझ रहे हो, भूसा वीट का, ऊपर का जो छिलका उतरा हुआ रह जाता है, तो व्हीट ब्रैन डाला। और उस व्हीट ब्रैन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपनी एक बहुत गंदी डर्टी शर्ट लेडन विद स्वेट, तो यहाँ पे इन्होंने डाला व्हीट ब्रैन। ठीक है, व्हीट ब्रैन के साथ इन्होंने क्या डाली, अपनी डर्टी स्वेटी शर्ट इसके अंदर, और इस सारे को कवर अप कर दिया विद द लिड। ये सारा सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया। एंड आफ्टर सम डेज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, आफ्टर सम डेज इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, माउस अपीयर्ड इनसाइड दिस पोट। उनको ये लगा कि ये जो वीट का ब्रैन है, क्या है ये, कुछ भी नहीं, छिलका, और मेरी जो गंदी स्वेट वाली शर्ट थी, अगर उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा रखा और सिस्टम को बंद कर दिया, कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा इनसे चूहे पैदा हो गए। उनको ये लगा कि इनसे क्या हो गए, चूहे पैदा हो गए। ऐसे ही कुछ लोगों का क्या मानना था, इन्हीं के टाइम के जो कंटेम्प्रेरीज थे उनका क्या मानना था, उन्होंने रोटन मीट रख दिया एक बीकर के अंदर, या आप कह दो एक फ्लास्क के अंदर, एक बर्तन के अंदर उन्होंने रोटन मीट रखा। और उन्होंने देखा कुछ घंटे या 24 आवर्स के बाद उन्होंने देखा कि यार मीट से फ्लाइज पैदा हो गई। तो उस वक्त लोगों का क्या मानना था, जो वो देखते थे वो उसी को मानते थे। तो वो क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था, फ्लाइज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोटन मीट। एक और मिसकंसेप्शन थी कि वाइट कलर का एक हॉर्स है, स्काई में उड़ता है, उसकी पूंछ का एक बाल जो है ज़मीन पे गिर गया और उससे डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स, वर्म्स, ये वो ओरिजिनेट हो गए। ठीक है, और बताती हूँ, नाइल रिवर का जो कीचड़ है, उसकी जो सैंड है, उससे क्या ओरिजिनेट हो गई, वेरियस लाइफ फॉर्म्स। जो होली रिवर है नाइल रिवर, तो मड ऑफ नाइल रिवर, कौन मानते थे, जो पुराने टाइम के जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, इजिप्ट में रहने वाले लोग क्या मानते हैं, मड ऑफ द नाइल रिवर से क्या ओरिजिनेट हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। कि कीचड़ से
मीट से, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ से क्या हो जाएगी, लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। देखो उन्होंने क्या दिए, एग्जाम्पल्स दिए। देखो रोटन मीट हमने रखा, 24 घंटे के बाद उसमें से देखो क्या पैदा हो गई, हाउस फ्लाइज पैदा हो गई, मीट से हाउस फ्लाई पैदा हो गई। उस वक्त ये सोचा जा रहा था। ऐसे ही इन्होंने, वॉन हेलमंड ने एक्चुअल में क्या किया था, अपनी लैब में काम करते हुए उन्होंने अपना लैब कोट जो बहुत गंदा हो चुका था, उनके पास गेहूं की एक बोरी रखी हुई थी साइड में, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे ही रख दिया और उसके बाद वो काम वाम करके निकल गए। नेक्स्ट डे आके देखा तो उसके अंदर उनको बहुत सारे चूहे दिखे। तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उस चीज़ के ऊपर कि वही एक गंदा, जैसे मेरा लैब कोट ऐसी स्वेटी एक गंदी शर्ट या बनियान शायद उनकी या शर्ट उन्होंने ली और उसको व्हीट ब्रांड के साथ उसको कंबाइन करके रख दिया और आफ्टर सेवरल डेज उन्होंने क्या देखा, माउस पैदा। अरे ये तो देखो मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और सच में माउस पैदा हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या बोल रही है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब, बायो मतलब लाइफ, लिविंग, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, और ए बायो का मतलब क्या है, नॉन लिविंग, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ए बायोजेनेसिस, ए मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। ये थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, या जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 4 पे आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब ये थ्योरी इसके कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जो पहली थ्योरी थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए थ्योरी आई। बेसिकली इट वाज एन ऑब्जेक्शन टू द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, क्योंकि ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। ओमनीज का मतलब होता है ओल, वाइवम मीन्स लिविंग थिंग्स, एक्स मीन्स पुराना, समझते हो ना एक्स का मतलब, तो वीवो मतलब फ्रॉम, ऑल लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो भी आज के टाइम में लाइफ प्रेजेंट है वो कहाँ से आई है, फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टेड लाइफ आई है। ये था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मेन मुद्दा। वो ये बोलते हैं कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आई है, लाइफ कहाँ से आई है। इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे ही लाइफ आई है। ऐसे नहीं आई, लिविंग जो नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही आ रहे हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मैंने आगे अपने बच्चे पैदा किए, मेरे बच्चे आगे पैदा करेंगे, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो कहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, लाइफ इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन। गॉट इट। तो वो उन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग मैटर से ऐसे नहीं आती। और ये थ्योरी किसने दी थी, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, किस किसने दी थी ये थ्योरी, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय, एक तो यहाँ पे थे रेडी, एक थे स्पेलेंजनी, स्पेलेंजनी, और एक थे लुईस पास्चर। इन तीन लोगों ने मिलके बेटा ये थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और तीनों के अपने अपने ऑब्जेक्शन थे फॉर द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे रेडी का। तो रेडीज एक्सपेरिमेंट, रेडी ने क्या कहा है, कौन है भाई वो बंदा जो बोल रहा है कि अगर रोटन मीट को रख दिया जाए और उससे फ्लाई पैदा हो जाएंगी। उसने कहा लो मैं भी करके देखता हूँ। उसने क्या किया बेटा, उसने 3 अलग अलग वेसल्स लिए, ये लो, रेडी ने क्या किया, 3 अलग अलग वेसल लिए और तीनों के अंदर क्या डाल दिया, कुक्ड मीट। कुकिंग के बाद क्या हो जाएगा, डेड हो जाएंगी ना उसकी सेल। तो क्या किया उन्होंने, यहाँ पे क्या डाला, कुक्ड मीट, इधर भी क्या डाला, कुक्ड मीट,
पका लिया उसको अच्छे से ताकि उसकी किलिंग हो जाए सेल्स की और उसके अंदर किसी भी तरह की लाइफ मौजूद नहीं रही। और इस कुक्ड मीट वाला जो वेसल था उसको बेटा एक्सपेरिमेंट ए में उसने कवर कर दिया विद क्लोथ या कह लो विद पेपर, क्लोथ से या पेपर से। बी एक्सपेरिमेंट ने उसने उसको क्लोज कर दिया विद मैश, किसी तरह की एक जाली ढक दी। और तीसरे वेसल को उसने वही सेम मीट उसके अंदर भी डाला और उसको छोड़ दिया खुला। इट वॉज ओपन। वॉट ही ऑब्जर्व्ड आफ्टर सर्टन डेज, क्या हुआ इस वाले के अंदर, तो मीट के ऊपर उसने क्या देखा, फ्लाइज वर सीन आफ्टर फ्यू डेज। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे तो फ्लाइज दिखनी शुरू हो गई। इस वाले में और इस वाले में क्या हुआ, नो फ्लाइज। ए एंड बी में क्या हुआ, नो फ्लाइज वर देयर। यहाँ पे उसको फ्लाइज भी दिखी, फ्लाई के लार्वा भी दिखे, इन दोनों में दिखाई नहीं दिए। पर इन दोनों में कहाँ, ये जो मैश वाला है और जो पेपर वाला है ना, इनके ऊपर यहाँ पे कुछ लार्वा और कुछ फ्लाइज इनको ऊपर दिखाई दिए लेकिन मीट के अंदर दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि भैया कौन सा बंदा था वो जो बोल रहा था कि मीट से मक्खियाँ पैदा हो गई, ये देखो मैंने तो मीट रखा है, जिस मीट को मैंने कवर करके रखा वहाँ तो नहीं पैदा हुई। हाँ, इस कंडीशन में पैदा हुई, वो क्यों हुई, क्योंकि इट वॉज एक्सपोज्ड टू दी आउटसाइड। आउटसाइड से कहाँ से, कहीं से जो है फ्लाई का कोई लार्वा या एग यहाँ पे आया होगा, वो गिरा और वो यहाँ से फ्लाई पनपनी शुरू हो गई और उस फ्लाई ने फर्दर रिप्रोड्यूस किया और उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो मीट से फ्लाई पैदा नहीं हुई, मीट के ऊपर फ्लाई पैदा हुई है, मीट के ऊपर आके, क्योंकि ये ढका हुआ नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा, कहाँ हुआ है बताओ, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई है, होती तो इन दोनों के अंदर भी तो होती, यहाँ पे तो नहीं ओरिजिनेट हुई क्योंकि मैंने इनको कवर कर दिया, मक्खी इनके अंदर जा ही नहीं पाई, उनका लार्वा, उनका एग या किसी भी टाइप की फ्लाई यहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाई। तो पहला ऑब्जेक्शन टू दी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। फिर बेटा दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है, दैट ऑब्जेक्शन वॉज गिवन बाय, सेकेंड ऑब्जेक्शन दिया किसने, पहला रेड्डी ने, दूसरा था स्पेलेंज़नी स्पेलेंज़नीज एक्सपेरिमेंट। स्पेलेंज़नी ने क्या कहा, इन्होंने काम किया बेटा किसके ऊपर, इन्होंने काम किया ब्रोथ के ऊपर। अब ब्रोथ क्या है, वेजिटेबल ब्रोथ भी हो सकता है, एनिमल ब्रोथ भी हो सकता है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ को लाइक मीट को या आप कह लो सब्जियों को, सपोज करो हमने पानी के अंदर बॉईल कर दिया, बहुत देर तक बॉईल कर दिया और उसके बाद छान दिया, वो जो पानी मिला दैट इज़ दी ब्रोथ। समझ गए हैं ना। तो इसी तरह अगर आप बहुत सारा मीट लो, उसको पानी के अंदर उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, उसके बाद उसको छान दिया, तो वो जो आपके हाथ में आया पानी छना हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोथ। तो इन्होंने क्या लिया, ब्रोथ लिया और उस ब्रोथ को बेटा किसके अंदर डाला, एक फ्लास्क के अंदर, ये है फ्लास्क, और इसके अंदर इन्होंने डाल दिया ब्रोथ। ठीक है, और इस ब्रोथ को, ब्रोथ कंटेनिंग फ्लास्क को इन्होंने, अब देखो ब्रोथ क्या था, इट वॉज हीटेड, बहुत गर्म था। तो इसके अंदर तो बेटा जितने भी कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो किल हो गए होंगे गर्म करने से ही, इसके अंदर तो किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इस फ्लास्क को अच्छे से सील कर दिया, सील्ड, ताकि इसके अंदर भी कुछ ना जा पाए किसी भी तरह की कंटेमिनेशन। और ऐसा ही इन्होंने सिमिलर क्या किया, एक और फ्लास्क लिया, उसके अंदर भी इन्होंने क्या डाला, ब्रोथ डाला, उसको भी इन्होंने क्या किया, अच्छे से हीट कर दिया, लेकिन उसको क्या किया, उसको सील नहीं किया, उसको ओपन छोड़ दिया, इट वॉज ओपन। तो जो सील्ड वाला था बेटा वो बहुत दिन तक उस ब्रोथ के अंदर किसी भी तरह का, देयर वॉज नो contamination, no contamination was seen। बहुत दिन ये ब्रोथ ऐसे ही पड़ा रहा, बहुत घंटे पड़ा रहा, पर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन, कोई भी लाइफ नहीं दिखी। क्यों, क्योंकि इसके अपने अंदर भी जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, इसको हीट किया, बहुत हीट किया, उससे वो मर गए। और बाहर से कोई एंटर कर पाए वो स्कोप ही नहीं छोड़ा क्योंकि इसको सील कर दिया। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई अंदर ही नहीं आएगा
तो वो रिप्रोड्यूस कहाँ से करेगा, तो ये ब्रोथ एज इट इज़ पड़ा रहा। लेकिन यहाँ पे ये वाले ब्रोथ में जो ओपन था, यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर सम आवर्स उसने क्या देखा, यहाँ पे उसने क्या देखी, कॉन्टेमिनेशन वॉज सीन, कॉन्टेमिनेशन वॉज सीन। क्यों सीन, क्योंकि बाहर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से इसके अंदर चले गए और इसको जाके कॉन्टेमिनेट कर दिया। तो उसने वही पीछे वाले एबायोजेनेसिस की थ्योरी को फिर दोबारा इसने भी ऑब्जेक्ट किया कि देखो भाई, ब्रोथ के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हो सकती थी। अगर तुम कह रहे हो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस करेक्ट है, तो यहाँ क्यों नहीं लग रही एबायोजेनेसिस, ये ब्रोथ पड़ा है, वेजिटेबल ब्रोथ ले लो, वो हमने लिया है। और उस ब्रोथ के अंदर क्या हुआ, जिस वेसल के अंदर वो था दैट वो सील्ड, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके मार दिए हीट करके, बाहर से आने की जगह नहीं रही, तो क्यों नहीं लाइफ ओरिजिनेट हो रही। ये जो लाइफ आपको दिख रही है ना ओरिजिनेट होती हुई, ये ब्रोथ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, जो बाहर से एयर आ रही है, एयर के अंदर किसी तरह के कुछ स्पोर्स या और सारी चीज़ें और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जो आके यहाँ पे ब्रोथ मिल गया उनको, एक अच्छा मीडियम मिल गया, उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए और आपको लगा कि ये लाइफ ब्रोथ से आई है, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हो रही है। तो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन दिया टू द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बाय दिस एक्सपेरिमेंट। अब तीसरा तो रेडी का एक्सपेरिमेंट हो गया, स्प्लेंजनी का हो गया। अब नाउ थर्ड वन हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, लुइस पास्चर। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय LOUIS, लुइस पास्चर। और लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को पॉपुलरली हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने लिया बेटा एक फ्लास्क, और उस फ्लास्क के ऊपर हमेशा क्या, यहाँ पे एक प्रेजेंट थी ट्यूब ऐसे, और उस ट्यूब को ना इन्होंने हीट कर दिया और उसकी शेप बना दी ऐसी। एक ग्लास की ट्यूब है और उस ट्यूब की शेप हीट करके ना उन्होंने बना दी ऐसी। और ये वाला जो फ्लास्क है इसके अंदर इन्होंने क्या रखा, ईस्ट सॉल्यूशन। और ये ईस्ट सॉल्यूशन पता किस किस चीज़ से बना था, ईस्ट प्लस शुगर के मिलाने से ईस्ट का सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन को फिर इन्होंने क्या कर दिया, इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। और इस फ्लास्क को क्या कर दिया, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ईस्ट का जो सॉल्यूशन है, ये जो ईस्ट का सॉल्यूशन है किस चीज़ से बना है बेटा, ईस्ट प्लस शुगर। शुगर डालने से ईस्ट क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और ये बन गया ईस्ट का। और पानी के अंदर चीनी घोली ल्यूकवार्म वाटर के अंदर। आज भी आप कुछ अगर फर्मेंटेशन करते हो कमर्शियल स्केल पे, अगर ये भटूरे वटूरे और ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, ईस्ट डालते हैं। ईस्ट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर चीनी मिलाई, अच्छे से घोली, उसके अंदर ईस्ट डाल दिया, 5-7 मिनट वेट किया, वो ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है, उससे वो आटा लगा लो, डो लगा लो, तो आपके पास जो है अच्छी बढ़िया वाली फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो ये शुगर सोल्यूशन, ईस्ट का सोल्यूशन हो गया। ईस्ट का सोल्यूशन उसने इस फ्लास्क के अंदर भर दिया और बेटा नीचे लगाया ट्राईपोड स्टैंड, और यहाँ पे बर्नर से क्या कर दी, इसकी हीटिंग। ये लो, ये हो गया बर्नर, और इसको कर दिया हीट करने से जो जितनी भी जो ईस्ट सोल्यूशन थे, इसकी सारे भी जो भी किसी भी तरह की अगर इसमें कंटेमिनेशन होगी, कोई बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल विल बी किल्ड, क्योंकि हीट से तो बहुत देर तक हीट किया तो किल्ड हो गए। ठीक है, चलो इसके अंदर के जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मार दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह की स्वान नेक वाली ट्यूब इसको थी और इसको पड़े रहने दिया। तो आफ्टर फ्यू आवर्स what he observed, nothing happened to yeast solution। किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये तो था इनका फर्स्ट केस। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो स्वैन नेक वाली ट्यूब थी ना, इसको यहाँ से तोड़ दिया। अब ये फ्लास्क कैसा रह गया, ऐसा। इसके ऊपर की जो स्वैन नेक थी वो इन्होंने ऐसे तोड़ दी, ये टूट गया। अब ये ईस्ट का सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा रहने दिया, यहाँ से एयर अंदर आ सकती, क्योंकि ब्रोकन है, इसको किसी चीज़ से कवर नहीं किया। तो अब इन्होंने कुछ घंटे के बाद देखा कि जो ईस्ट का सोल्यूशन था ना बेटा, इट इज़ अ बढ़िया वाला कल्चर हो जाता है, मतलब ये एक तरह का कल्चर मीडियम है फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे उनको क्या देखने को मिली, यहाँ पे उनको देखने को मिली कंटेमिनेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो होना शुरू हो गए।
फर्स्ट केस में, ए केस में कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड केस में क्या थी, यहाँ पे कंटेमिनेशन। फर्स्ट केस में देयर वाज नो कंटेमिनेशन। क्यों, रीजन दे सकते हो, बस वो जो रीजन था वही ऑब्जेक्शन था टू द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। किस वजह से कंटेमिनेशन आई, देखो यहाँ पर जब वो ट्यूब तोड़ दी, यहाँ से इस ट्यूब को तोड़ दिया और अब इसको ओपनली रख दिया ईस्ट सोल्यूशन को, तो एयर आ रही है, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उनको तो ईस्ट सोल्यूशन एक कल्चर मीडियम की तरह मिल गया और उस कल्चर पे दबा दब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए और उसने क्या कर दिया, इस सोल्यूशन को कंटेमिनेट कर दिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, कुछ भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और उगे, क्योंकि शुगर है ना, शुगर तो बड़ा अच्छा कल्चर मीडियम है। यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जब ये स्वैन नेक की तरह था, एयर यहाँ पे भी एंटर की होगी, वो एयर एंटर की ड्यू टू स्वैन नेक शेप, उसके अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट थे, जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी एयर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट थे, वो इस शेप की वजह से यहीं पे सेटल डाउन हो गए। और ये एयर गई भी अंदर तो बिल्कुल क्लीन वाली एयर, क्योंकि जितने भी उसके अंदर कंटेमिनेंट्स थे वो तो इसकी शेप की वजह से यहीं रह गए। तो इस ट्यूब में से किसी भी तरह का कोई भी कंटेमिनेंट यहाँ पे यहाँ नहीं पहुँच पाया तो उसने इसको कंटेमिनेट नहीं किया, ये ईस्ट सॉल्यूशन एज इट इज़ पड़ा रहा विदाउट एनी कंटेमिनेशन। तो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट से भी क्या पता चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्शन टू द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कि लाइफ कभी भी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं होती। जो आप सोच रहे हो ना कि मीट से मक्खियाँ बन गई या गंदी स्वेट वाली शर्ट से चूहे पैदा हो गए और राइस ब्रांड से व्हीट के ब्रांड से, तो ये सब तरह की ये गलत चीज़ें हैं। ये क्यों पैदा हो रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर बाहर से एयर के थ्रू आके कंटेमिनेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ रहे थे और उनसे वो लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी। मीट ने मक्खियाँ नहीं बनाई थी। ठीक है, तो ये तीनों रेडी के, स्प्लेंसनी और लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस गलत प्रूफ होगी। लेकिन इन्होंने भी तो कुछ लाइफ के बारे में नहीं सुझाव दिया ना, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे नहीं ओरिजिनेट हुई। तो बेटा यहाँ पे आ जाती है थ्योरी ऑफ, यहाँ पे आ जाती है थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, उससे पहले ना बेटा यहाँ पे एक और थ्योरी बचती है, और उस थ्योरी को हम क्या, कितनी हो गई हैं हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ ली 4। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है ना, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद बेटा अब हम आ जाते हैं 5 नंबर, दैट इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या बोलती है, ये भी बेटे इस थ्योरी को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि लाइफ के ऊपर जो अर्थ ओरिजिनेट हुई है ना, हम आए हैं, हम एकदम से नहीं आए, हम ऐसे इतनी स्लो एवोल्यूशन से हम लोग नहीं बने। कोई नहीं मानता जो हम एवोल्यूशन का अभी भी बताते हैं ना, एवोल्यूशन ऐसे हुई होगी, नहीं। वो क्या मानते हैं कि अब देखो हम गैलेक्सीज बनी है, ये तो हम सिर्फ अपनी एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम का भी एक प्लेनेट है अर्थ। हमारे जैसी कितनी सारी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे, और उन सोलर सिस्टम के अंदर कितनी सारी हमारी जैसी अर्थ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थोड़ी हो सकते हैं, हम जैसे क्रिएचर और किसी गैलेक्सी में भी मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों का जो पेनस्पर्मिया की थ्योरी को फॉलो करते हैं, इसके फॉलोअर्स क्या मानते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, किसी और प्लेनेट से आई है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, लिविंग स्पोर्स। लाइफ, ये थ्योरी क्या मानती है, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस और other planets or meteorites in the form of living spores, living spores। कि लिविंग स्पोर्स की फॉर्म में लाइफ, या तो कोई मीटियोराइट आके अर्थ से टकरा गया और उस मीटियोराइट के अंदर क्या प्रेजेंट थे, कुछ स्पोर्स या कुछ स्पर्म्स प्रेजेंट थे, या कोई और प्लेनेट से वो स्पर्म उड़ के आ गए, या कहीं आउटर स्पेस से किसी तरह का कोई स्पोर या स्पर्म उड़ के आया, जिसकी वजह से लाइफ जो है अर्थ की, जो आज हम बने हैं वो इनसे बने हैं। वो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे नहीं मानते जो हम मान के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया।
पैनस्पर्मिया समझ गए ना, कि पैनस्पर्म बाहर से कोई आउटर वर्ल्ड से कोई स्पर्म या स्पोर आए हैं, लिविंग स्पोर, जिनकी वजह से लिविंग स्पोर लिख लीजिए, और इनको आप क्या लिख सकते हो, स्पर्म्स, और इनसे क्या हुई, लाइफ ओरिजिनेटेड। तो ये वाले लोग हैं जो इस थ्योरी को मान के चलते हैं। और कौन थे ये लोग, पता है कौन थे? इनमें आते हैं हमारे पास आर्हीनियस, और एक हमारे पास आते हैं हेल्महोल्ट्ज। ये लोग मान के चलते हैं कि थ्योरी जो है वो पैनस्पर्मिया की थ्योरी वाज गिवन बाय दीज टू फेलोज, की लाइफ कहीं आउटर स्पेस से आई है। बेटा इसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।